नमस्ते बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले कुछ दिनों में आपकी हिंदी की परीक्षा है। इसी को देखते हुए मैं आप सबके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम महत्वपूर्ण चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं संस्कार और भावना से। पात्र परिचय। सबसे पहले तो पात्र परिचय को देखते हैं। इसके मुख्य पात्र यहाँ पर हमारे सामने है। माँ है, संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, आयु आप मान के चलिए 45 वर्ष के आसपास। अतुल उनका छोटा बेटा है। उमा अतुल की पत्नी है। राम सिंह और मिश्रानी है यहाँ पे। और माँ का एक बड़ा पुत्र है अविनाश और उसकी पत्नी। देखिए, अविनाश जो है ये डायरेक्ट कहीं नहीं आता। हाँ, उसकी पत्नी के कुछ क्या आते हैं, डायलॉग्स आते हैं, परंतु पत्नी का नाम कहीं नहीं है, आप याद रखना। तो जहां भी कहीं लिखा होगा यह कथन किसका है, तो वहां पर आएगा अविनाश की पत्नी का या बंगाली स्त्री का। आपके सामने ये स्टेज का दृश्य है, जो परीक्षाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं। सीधे आप साइड में जो पिक्चर बनी है उसे देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि क्या वहां पर स्थिति रही होगी। हम आगे से शुरू करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, एक लड़की जो है किताब को पढ़ रही है, इसका नाम है उमा। तो जो उमा है वो अपने आप से बातें करती हुई कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि कोई एक ऐसी बात है, कोई ऐसा सिद्धांत है या कोई ऐसी सोच है जिसके लिए, जिसका विरोध करने के लिए हम अपने प्राण देने को भी तैयार रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि हम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ये जो लाइन है इसको आपको ध्यान से समझना है। समझना क्या है, सामान्य सी बात है कि भाई आप कोई एक बात है जिसका आप विरोध कर रहे हो कि मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, पर एक समय आता है जब इसे क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपनी किताब में इसे टिक कर लीजिए, क्योंकि जो सेम पंक्ति है इस पाठ के अंत में भी आती है। और अगर परीक्षाओं में आपसे पूछा गया कि ये जो पंक्ति है ये कौन कह रहा है, कब कह रहा है, इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, तो वहां पर आप कहेंगे कि प्रस्तुत कथन उमा के द्वारा कहा जा रहा है या उमा के द्वारा सोचा जा रहा है। और यह कथन पाठ में दो स्थान पर आता है, एक तो पाठ के प्रारंभ में, एक पाठ के अंत में। प्रारंभ में जब उमा पुस्तक को पढ़ती हुई अपने आप से बातें करती हैं, और एक समय अंत में आता है जब माँ अपनी बात का, यानी कि वह कभी उस बंगाली स्त्री को घर लेकर नहीं आएगी, इस बात का विरोध करती है, और परंतु अंत में क्या करती है, उसका चुपचाप स्वीकार कर लेती है और बंगाली स्त्री को यानी अविनाश की पत्नी को लाने के लिए चल पड़ती है। तो इस स्थिति में वो सोचती है। तो जब ये परीक्षाओं में आएगा, अब दोनों स्थानों के बारे में जरूर लिखेगा, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आज पढ़ते पढ़ते हम ये जरूर जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं कि आपके मार्क्स ना कटे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब फुसफुसाकर वह पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर है, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है कि दिवा की किरणें कर्ण फूल पर चमकती है। उसी चमक से केशों में स्निग्धता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है, माँ अंदर आती है। माँ वृद्धा है, याद रखना, माँ क्या है, वृद्धा है, बूढ़ी है। माँ बहुत बूढ़ी रही है, संक्रांति काल की है, पर वृद्धा है। उनका मुख वेदना से पूर्ण है, याद रखना, कैसा मुख है, वेदना, दुखी है। आंखों में पीड़ा है, शरीर में थकान है। उन्होंने साड़ी पर गर्म चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है और आंचल ठीक करती है। माँ उसी के पास आकर धम्म से बैठ जाती है और बैठते बैठते कहती है, माँ भर्राए स्वर में, तूने सुना उमा? उमा अचरज से, क्या माता जी? माँ कहती है, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा। उमा, सच? माँ कहती है, हाँ। उमा कहती है, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। यहां पर उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया? अच्छा, अब एक बात को ध्यान से समझना आप, ठीक है। जब भी माँ बात करे उन्होंने, है ना, सामान्यता, तो अगर वहां पर किसी घटना के बारे में बात कर रही है तो वहां पे वो अतुल अविनाश हो सकते हैं, ठीक है। परंतु परंतु उमा उमा जब भी उन्होंने शब्द का प्रयोग करेगी, याद रखना, उमा उमा जब भी उन्होंने शब्द का प्रयोग करेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब कौन होगा? अतुल। कौन होगा? अतुल। क्योंकि भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती। वो बात अलग है कि जो हमारी जो वृद्धा माता है, ये इतनी गुस्सा हो जाती है अपने पति पर, एक जगह बोल देती है कि इनका बाप भी तो ऐसा ही था, ठीक है।
परंतु उमा हमेशा बात करती है उन्होंने। तो अगर लिखा जाए कि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, तो यहां पूछेंगे प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है, तो उमा है। अच्छा, इस पाठ में आपको ये भी समझाऊंगा कि कौन सा कथन किसका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। उमा किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर रही है, ठीक है। अविनाश की वो माफ करना, जो अतुल है, अतुल का वो सम्मान करती है, माँ का सम्मान करती है, इसलिए वो क्या कर रही है, उन्होंने बहुत कामली बात करती है। तो वो कौन होगी स्त्री, वो उमा होगी। हाँ, उमा एक जगह थोड़ा एग्रेसिव होती है, वो होती है बंगाली स्त्री के साथ, ठीक है। बंगाली स्त्री के साथ वो थोड़ा एग्रेसिव होती है, अदरवाइज कहीं वो एग्रेशन में नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उमा कहती है कि उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। तो माँ कहती है वह क्या बताता, वह क्या वहां जाता है। अब यहां पर क्या है, ये जो वह है, वह क्या बताता, यहां पर वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहां पर वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही, अतुल के लिए। माँ कहती है वह क्या वहां जाता है। उमा कहती है फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा। तो माँ कहती है मैं कुमार के घर गई थी। अब यहां पर ना इसे टिक कर लो, ये वाले पैराग्राफ को, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला, ठीक है। देखो याद, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो होता है ना, ये एक लाइन, सच, ये वाले, ये एक एक लाइन में से ना क्वेश्चंस नहीं बनते। वो जब भी आपको क्वेश्चन देंगे और एक कोटेशन या उद्धरण देंगे, तो वो कम से कम 2 लाइन का तो होगा ही होगा। आप इन सिंगल सिंगल लाइन को पढ़ तो लो, परंतु जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो बड़े बड़े पैराग्राफ में से मिलेंगे। तो बड़े बड़े पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। तो माँ कहती है कि मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। अब यहां पर देखो पंक्ति क्या है, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा। अब भाई अगर कोई कहेगा तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा, तो सिंपल सी बात है, ना तो वो उमा है, ना वो अविनाश है ना, कोई बाहर का होगा। तो यहां पर माँ की जितनी बात हुई है वो किससे भी है, मिश्रानी से ज्यादा बात चलती है, क्योंकि नौकरानियों की आदत ही है यहाँ की बात वहां लगाना। इस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, ये सब बातें कौन करती हैं, जो नौकरानियां हैं, मिसरानियां, उनको ज्यादा मजा आता है, वो ये बात करती है। तो इसीलिए कुमार के घर माँ गई थी, और वहां उसकी मिसरानी ने क्या किया, आदतन बता दिया माँ को कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। माँ कहती है कि सुनकर मैं शर्म से गड़ गई, यानी मैं इतना शर्मिंदा हो गई कि मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। कितनी शर्म की बात है ना, कि घर में कुछ बात हो जाए और आप उस घर में रहते हो, आपको पता ही ना चले। तो ऐसे ही माँ भी क्या हो गई, शर्म से गड़ गई। और ये जब कहने लगी कि मुझे पता भी ना लगे, तो उसके आंसू जो हैं आंखों में आ जाते हैं, स्वर उसका लड़खड़ाता है। और बच फिर सोचती है, साथ में यहाँ पर कॉमन ही वो ब्रैकेट नहीं है, बट वो यहाँ पर सोचती है, कहती है कि बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती, तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी। क्या करती थी, मैं कई कई दिन तक ना खाती थी ना सोती थी, वे बहुतेरा समझाते थे। अब यहां पर ये वे शब्द किसके लिए आ गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये आ गया है माँ के पति के लिए। तो वे बहुतेरा समझाते थे, परीक्षाओं में वो कर सकते हैं, वो ये पंक्ति दे देंगे आपको, मान लो कि वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी होते थे, पर जी नहीं मानता था। प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है। अब वक्ता कैसे पकड़ेंगे आप, कि वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। कहीं भी देखोगे तो जो माफ करना, जो अतुल आता है, अतुल कभी ऐसी कुछ बात नहीं करता। वो माँ से सीधे सीधे बात करता है कि तुम्हारी गलती है, हाँ मैं काम से गया था, वो बिल्कुल बीमार है, मरकर बचा है, अब भाभी बीमार हो गई है, वो सारी यही बातें कर रहा है। वो कभी पास में नहीं जाता कि समझाते ये करते। ना ही ये बात उमा कर रही है, उमा कहीं बात नहीं कर रही है। पास्ट कौन याद कर रहा है, यहां पर सिर्फ माँ ही याद कर रही है। और वो कहती है वे बहुतेरा समझाते थे। अतुल कहीं भी किसी को कुछ नहीं समझा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा इसका उत्तर क्या होगा, माँ। जब भी डाउट हो, इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर लगा सकते हैं। तो है कि वे बहुतेरा समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब आगे कुछ बोला नहीं जाता और फूट फूट कर रो पड़ती है। उमा करुणा से द्रवित होकर उन्हें संभालती है। जो उमा है वो उनको संभाल रही है। अब उमा कहती है सांत्वना से भीगा सर, कि थोड़ी दिलासा दे रही है उन्हें। कहती है माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है। माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है। तो माता जी कहती है फिर से इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट में डाल दो बेटा,
ये क्या है, इंपॉर्टेंट में है। जितने भी पैराग्राफ 3-3 4-4 लाइन के स्टेटमेंट्स हैं वो सब के सब क्या है, महत्वपूर्ण है। उनसे बनने के चांसेस 95% से ऊपर रहते हैं, इसलिए याद से इनको तो पढ़कर जाना ही जाना। 1 लाइन वालों से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो 2 या 3 लाइन आपको देते ही देते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो यहां पर उमा मां कहती है कि उसी तरह रोते रोते कि अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही थी बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल 1-2 बार मिश्रानी ने दवा ला दी, वरना स्वयं दवा लाती, घर का काम करती और फिर अविनाश को देखती। अब देखो यहां पर माइक बात कह रही है ना कि भाई जो सब मुझी को दोष देते हैं, भाई वो मिश्रानी भी मुझे बोल के जा रही है कि भाई बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देके अपने पति को बचाया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ नहीं पसारा उसने। हाथ पसारने का मतलब भीख मांगना नहीं होता, हाथ पसारने का मतलब है सहायता मांगना। उसी ने किसी से सहायता नहीं मांगी, हाँ मिश्रानी से दवाई मंगा दी कि जय दवाई लिया ना, अदरवाइज किससे भी कुछ काम नहीं करवाया। तो मां उमा कहती है टोक कर कि पर माता जी भाई साहब को हुआ क्या। अब देखो मां रो रही है, बीमार हो गया, मिसराइन ने बताया ये हुआ वो हुआ, पूरी राम कहानी चल रही है पर पता ही नहीं है भाई कि हुआ क्या। अविनाश को हुआ क्या। तो यहां पर उमा को क्यूरियोसिटी है एज अ महिलाओं की तरह ना, क्या बात है पता चल जाना चाहिए हमें। हाँ, तो उमा जो है उमा कहती है पर माता जी भाई साहब को हुआ क्या था। मां बोलती है हैजा। उमा कहती है हैजा। मां कहती है मरकर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा कहती है कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। अब यहां पर उन्हें किसके लिए कहा गया है, देखना ध्यान से, गैस कीजिए। बिल्कुल सही आप गैस कर रहे हैं। उमा जब भी उन्हें कहती है तो यह सीधा सीधा किसके लिए होता है, अतुल के लिए होता है। तो उमा कहती है कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। मां कहती है पता भी कैसे होता, माफ करना पता भी कैसे हो, पता लगे भी तो क्या वे बताने वाला था। उमा चोट खाकर। अब चोट खाने का मतलब ये नहीं है कि जो माता जी उन्होंने पीट दिया उसे। चोट खाना मतलब जो उनके शब्द हैं, माता जी का ये कहना कि पता लगा भी होता तो क्या वह बताने वाला था, ये शब्द कैसे लगे उन्हें, ये शब्द सीधा सीधा लगे पत्थर की तरह जो उन्हें चुभ गए। तो यहाँ पे उमा कहती है पर माता जी यह तो, जहां पर डॉट डॉट आ जाते हैं उसका मतलब है कि सामने वाले पर्सन ने इस पर्सन की बात को काट दिया। तो मां कहती है मैं जानती हूं मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को छू नहीं गई। अब ये माया ममता किसको नहीं छू गई, इसका मतलब क्या है समझना, कि किसी के अंदर क्या है, प्रेम नहीं है, ममत्व नहीं है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। जब भी इनसे प्रेम के बारे में बात करूं तो मेरा बेटा तो ये करना चाहिए, तो किसकी दुहाई देते हैं, ये देश की, धर्म की, कर्तव्य की दुहाई देते हैं। यही देना उन्होंने सीखा है। अब मां कहती है आखिर उनका बाप भी तो ऐसी था। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट आ गया ना, बाप, बेचारी फ्रस्ट्रेट हो रही है, ये शब्द का यूज करना बाप, ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, परेशानी दिखा रहा है, कितना चिड़ी है, परेशान है। तो कहती है आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही था, निर्मम। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वह शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। अब अगर ये घटना आ जाए आपसे, वहां पे पूछ ले, इसे भी इंपोर्टेंट में डाल देना। अगर वहां पे ये पूछ ले, एक लाइन आ जाए कि मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। तो ये इसलिए कहानी में डाला गया है जिससे पता चले कि अविनाश और अतुल का पिता यानी माँ का जो पति है वो कैसा रहा है, वो पत्थर हृदय का रहा है। उसकी कठोरता को दिखाने के लिए इस घटना को यहाँ पर लिखा गया कि भाई जब अतुल छोटा था, बीमार था और लगा कि वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, तभी क्या होता है, उसके पिता शांत स्वभाव से उसको जमीन पे लिटाने के लिए सामान को हटाते हटाते रहे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होकर कहा कि ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। उसी बाप के ये बेटे हैं। यानी जब इनका पिता भी ऐसे ही कठोर स्वभाव का था, जिसके अंदर प्रेम नहीं था, ममत्व नहीं था, तो ऐसे ही तो उसके बेटे हैं ये, है ना, क्योंकि उसके अंदर भी प्रेम नहीं है। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। अब यहां पर इन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका, इन्होंने। इन्होंने किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं ये, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, अतुल और अविनाश के लिए। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने मुझे माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है, निंदा मतलब बुराई करी है। अब चोट पे चोट खाकर उमा तिल मिलाती है, उसके भाव पलटते हैं।
करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। तो उमा कहती है, लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। माँ बोलती है, वो तो है ही, पर बहू। फिर बात को काटते उमा कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूं वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु अब माँ चौंक जाती हैं। भोली? क्योंकि माँ को तो पता है ये तो मिलने जाते नहीं है, तो इसे कैसे पता कि वो भोली है? तो उमा कहती है, हाँ माँ, बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उसके रूप को नहीं भूल सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी आंख, काली काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, यानी उनकी आंखों में एक बचपन की क्या है, भोली मुस्कुराहट है। अनजाने में ही लज्जा से, शर्म से लाल हुए कपोल पर, गाल पर रहने वाली हंसी। तो ये बता दिया यहाँ पर उन्होंने कि वो बंगाल स्त्री कैसे दिखती है। माँ कहती है और भी अचरज से, पर सुना उमा, पर उमा, तूने क्या विनाश की बहू को देखा है? उमा संभल कर, अब उमा फ्लो फ्लो में बोल तो गई, अब वो संभल रही है अपने आप को, क्या बोल दिया मैंने इनके आगे? तो उमा संभल कर कहती है, हाँ माता जी। माँ कहती है, कब? तब उमा कहती है कि एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, यानी खुश हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। ठीक है, याद रखना बेटा, ये जैसे 3-3 4-4 लाइन के पैराग्राफ है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समझाया जाए, हाँ इनके थोड़ा सा ऊपर रेफरेंस को जरूर ध्यान देना कि रेफरेंस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो माँ कहती है, पर तूने कभी बताया नहीं। उमा कहती है, बताना ही नहीं चाहती थी। माँ कहती है, क्यों? उमा कहती है, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। अब यहां पर ये कंफर्म नहीं है कि ये लड़ने ही गई थी या फिर माँ को प्लीज कर रही है। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो उमा कहती है कि मैं तो उनसे लड़ने गई थी। माँ भौचक हो जाती है, लड़ने गई थी? उमा कहती है, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी। माँ उत्सुकता से, सच? वो कहती है, जी हाँ। माँ कहती है, तब? तब वो कहती है, आगे ये जो पैराग्राफ है इसे मोस्ट पे रखना बेटा। इनको जो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं आपको कि जब मैं पढ़ाऊं आपको अभी ना, तो आप ध्यान दो इसके ऊपर। उमा कहती है, तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? परीक्षाओं में पूछ सकते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है। पहले एक बार समझते हैं, फिर तो मैं समझाता हूं कि भाई उमा कहती है, तब वे पहले बात को सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे क्रोध आ रहा था। मैंने बात काट कर कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? अब तुम ही चाहो तो सब ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम यानी उमा यहाँ ये प्रिटेंड कर रही है कि जब मैं उनके पास गई तो मुझे गुस्सा आ रहा था, और उन्होंने मेरी बात को सुना, मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरा क्या दोष है? तुम्हारा भाई, तुम्हारे जो जेठ जी हैं, वो घर को छोड़ के आ गए, उसमें मेरी कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो उमा कहती है, मुझे बड़ा गुस्सा है और मैंने उनकी बात को रोककर कहा, दोष आपका नहीं तो किसका है? अगर आप ना चाहती या तुम ना चाहती तो भैया माँ को क्यों छोड़ते? और अब भी चाहो तो सब ठीक हो सकता है भाभी जी, आप क्या करो, उन्हें छोड़ दो। अब यहां पर एक बात समझना, अगर परीक्षाओं में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो, कौन कह रहा है? बंगाली स्त्री कह रही है, अविनाश की पत्नी, परंतु मां को कौन बता रहा है? उमा। तो यहां पर आप भाषा कैसे बनाओगे? अब इसको समझ लो याद से। यहां पर आप लिखोगे, प्रस्तुत कथन, प्रस्तुत कथन बंगाली स्त्री के द्वारा उमा को कहे गए थे, जिसे उमा मां को बता रही है। तो आपने क्या किया? आपने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी कि प्रस्तुत कथन किसके हैं? बंगाली स्त्री के हैं, जिन्हें उमा मां को बता रही है। और अगर वहां वो ये कहे कि प्रस्तुत कथन के वक्ता का परिचय दीजिए, तो वहां पर वक्ता कौन आएगा? उमा वक्ता आएगी। कौन होगा? उमा वहां पर वक्ता होगी, वो बता रही होगी। पर तब भी अगर आपके पास टाइम है तो इसके साथ साथ हो सके तो बंगाली स्त्री के बारे में थोड़ा सा लिख देना, तो सेफ साइड हो जाओगे। हमें नहीं पता जो मार्केट स्कीम बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है मार्केट स्कीम, क्या पता वो बंगाली स्त्री को लेकर चल रहा हो, है ना? कुछ भी कर सकते हैं, ये बोर्ड का दिमाग खराब हो रखा है, वो कहीं भी कुछ भी कर रहा है। तो सेफ साइड होने के लिए आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो माँ चौंकती है, माँ कहती है उमा, उमा ये कहा तुमने? उमा कहती है भावावेश में, अब उमा जो है वो भावनाओं में बह गई है। वो कहती है हाँ मैंने स्पष्ट कहा माँ कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। इसको तो बेटा मोस्ट में डाल दो, बस ये जो है इसे तो मोस्ट में डाल दो, ये इसके आगे चांसेस बनेंगे, ये घुमाने के लिए डाल सकते हैं। अब इसको समझा देता हूँ एक बार और आपको। उमा यहाँ पर क्या कर रही है, जब माँ को बता रही है मैं उनके पास गई थी और मैंने कहा कि तुम भैया को छोड़ दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो माँ है वो कहती है तुमने ऐसा कहा? तो वो कहती है कि हाँ मैंने तो क्लियर कह दिया भाई, मैंने स्पष्ट कहा कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, और माँ का हृदय तोड़ना तो क्या है, अत्याचार है, और उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यानी कि उमा यहाँ पर ये दिखा रही है माँ को कि आपको कष्ट पहुंचाने वाले को दूर करने के लिए, या फिर बोले कि आपकी दुख को दूर करने के लिए अगर मैं प्राण भी दे दूं तो वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे उमा का डेडिकेशन दिखाई दे रहा है, उमा का समर्पण दिखाई दे रहा है। इसको आप उमा के चरित्र चित्रण में भी लिख सकते हैं, समर्पण भावना, कि उमा का जो है अपनी सास के प्रति क्या थी, एक समर्पण भावना थी, वो उसका बहुत आदर भी करती थी, समर्पण भावना थी। इसी के तहत उसने क्या किया, उसने अपनी अपनी सास के दुखों को दूर करने के लिए ये तक कहा कि अगर मुझे प्राण देने पड़े तो वो भी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये चरित्र चित्रण में लिखना। इसके साथ ही बताता चलूं कि मैं बहुत जल्द जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके चरित्र चित्रण जो है वो आपको दूंगा कीवर्ड्स के साथ। आपको ये वर्कबुक वगैरह में भी मिल जाएंगे, पर इसके साथ मैं आपको यहाँ भी दूंगा, थोड़ा समझाता चलूंगा कि क्या सिमिलरिटी है और चरित्रों के साथ, और थोड़ा सा उसके बारे में एक इंट्रो रहेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो उमा है, माँ है, वो उत्सुकता से बोलती है। तो उसने क्या कहा, अब उसने कौन है, बंगाली स्त्री। यहाँ पर पिक्चर में हमने बंगाली स्त्री यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, ये जो है ये कौन है, बंगाली स्त्री है। तो यहाँ पर जो उमा है वो कहती है कि भाई वह बोली, कौन बोली, वह, यहाँ पर वह कौन है, बिल्कुल सही, बंगाली स्त्री। अब ये जो है बेटा फिर से मैं कह रहा हूं आपको, ये पूरा बस मोस्ट में ले लो इसे। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। उमा कहती है वह बोली बहन मानती हूं माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है, पति भी वह है जिसके लिए उसने समाज का ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। अब यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। वो कह रही है, वह कौन बोलती है यहाँ पे, बंगाली स्त्री कह रही है उमा से कि बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। कि मैं मान गई, माँ बेटे का संबंध क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ा संबंध है, पर पति भी वह है जिसके लिए उसने समाज का ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। ठीक है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा है, मैं मानती हूँ, पर पति कौन है, पति भी तो वही है ना जिसने क्या किया, जिसने अपने हृदय की साक्षी दी है, समाज का ही, यानी कि मैंने समाज को साक्षी मानकर शादी नहीं की, अपने दिल को ही साक्षी मानकर, ठीक है, शादी कर ली है उनसे। जिसे वह प्यार करती है उसके कहने के लिए वह प्राण दे सकती है। यानी कि मैंने अगर अपने पति से शादी करी है तो क्या है, मैंने अपने दिल की साक्षी दी है, दिल की गवाही दी है, और मैं उससे प्रेम करती हूँ। और अगर मेरा पति कहे तो मैं क्या कर दूं, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, परंतु उसको दुखी करके वह किसी और को सुखी करने की कल्पना नहीं कर सकती। अब इस लाइन को देखो एक बार, उसने ऊपर क्या बोला, उसने कहा भाई पति को खुश करने के लिए वो क्या कर सकती है, अपने प्राण तक दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके, किसको, अपने पति को दुखी करके वो किसी और को सुख करने की कल्पना नहीं कर सकती। यानी कि अगर मैं आपकी मां के सुख के लिए अपने पति को छोड़ देती हूं, अविनाश को छोड़ देती हूं, तो क्या होगा, वो दुखी होगा, और ऐसा मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने पति को हृदय की साक्षी देकर अपना पति माना है। यानी कि अगर मैं अपने पति को दुख पहुंचाकर अपनी सास की खुशी के बारे में सोचूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं और उसकी खुशी के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। ठीक है, और अगर वो ऐसा करेगी, यानी कोई भी स्त्री अगर ऐसा करेगी तो वो पापिन है,
यानी कि दूसरे की खुशी के लिए अपने पति को दुख पहुंचाएगी तो वो क्या स्त्री हो जाएगी? पापिन बन जाएगी। पाप का स्त्रीलिंग पापिन है। फिर वो जो बंगाली स्त्री है वो एक सिचुएशन दे रही है उमा को कि सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, है ना, बिल्कुल सही कह रही है, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया। वर्ण मतलब होता है चुनाव। अब यहां पर उसने एक कंडीशन दी कि देखो उमा, तुम भी पत्नी हो, माना कि तुमने मेरी तरह अपने पति का वर्ण नहीं किया कि भाई मेरी तो लव मैरिज है, तुम्हारी अरेंज मैरिज है, ठीक है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो, कि तुम्हारी तो भाई अरेंज मैरिज है तब भी तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो, मेरी तो लव मैरिज है ना, तो कह रही कि फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। अब जैसे वो आगे कुछ कहने वाली थी, इस डॉट का मतलब क्या है, वो कुछ कहने वाली थी। क्या कहने वाली थी? वो ये कहने वाली थी कि तुम भी अपने पति से प्रेम करते हो, सोचो मेरी तो लव मैरिज है भाई, मैं कितना प्रेम करती होंगी। पर वो कहने नहीं देती, उमा उसकी बात को रोक देती है और कहती है कि मुझे यह बात बुरी लगी और मैंने कह दिया कि सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, क्या लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, मैं भी करती हूं और प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मेरी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ अपने पति को मैं। सुनकर वे घबराई नहीं। अब मेरी इस बात को सुनकर जो बंगाली स्त्री है वो घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई उमा ये बात बोलेगी। तो उमा जब कहती है कि भाई सभी पत्नी अपने पति को प्यार करती हैं, तब वे क्या कहती हैं, तब जो बंगाली स्त्री है वो बोलती है, ये पंक्ति है ना, क्या कहती है कि सबकी बात तो मैं नहीं जानती, भाई मुझे नहीं पता सब क्या कहते हैं क्या करते हैं, इतना मेरा अधिकार नहीं है, इतनी मेरी राइट्स नहीं है, पर मैं इतना जानती हूं कि तुम अपने पति को प्यार करती हो तभी यहां आई हो। वो कह रही मुझे नहीं पता दुनिया क्या करती है, मुझे इतना पता है कि तुम अपने पति को, यानी कि उमा, तुम अपने पति को प्यार करती हो, इसीलिए तुम यहां पर आई हो। फिर कहती है मैं अतुल को भी जानती हूं, वह उनका भाई है, कई बार मेरे पास आया है। अब मां को एक और शौक लग गया, जोर का झटका धीरे से, शुक्र मानो बुढ़िया निमट नहीं गई, क्योंकि एक और शौक था कि अतुल वहां गया है। मां चौंक गई, अरे बाप रे, वहां कौन गया है, वहां अतुल गया है। उमा कहती है हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था, मुझे भी अचरज हुआ। मैंने पूछा वे यहां आते हैं? वे हंसकर बोली डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वह भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं, मतलब वो भाई के नाते हमारे घर नहीं आता, ऑफिस के काम की वजह से यहाँ पर आता है। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई, यानी अतुल ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं जानती हूं तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो कि सोचो उमा, कोई तुमसे कहे कि तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी मां या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? उमा बोलती है मैं आगे नहीं सुन सकी, मैंने चिल्लाकर कहा भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलती, बोलो। तब मैंने, उमा कह रही है, तब मैंने भी त्रस्त होकर, त्रस्त मतलब परेशान होकर, त्रस्त मतलब बेटा परेशान होकर, तब मैंने भी परेशान होकर कह दिया कि नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहे तब भी नहीं, मैं चाहूं तब भी नहीं छोड़ सकती। सुनकर वे मुस्कुराई और कहने लगी अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चले। पर माताजी मुझे ना जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर मन कांपने लगा, यानी मैं अंदर से कांपने लगी, मैं उन्हें देखती थी तो मोहिनी से छा जाती थी। इसी बात को क्या करो फिर से इंपॉर्टेंट में डाल दो इसे। मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा अंतर्मन कांपने लगा, मैं उन्हें देखती थी तो मोहिनी सी छा जाती थी, मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही कि मैं वहां ना ठहर सकी, वह पुकारती रह गई। यानी अब इस पैराग्राफ में दिखा रहे हैं कि भाई देखो, आदमी मोहग्रस्त दो कंडीशन में होता है ना, अट्रैक्शन दो कंडीशन में होता है। फर्स्ट अट्रैक्शन जो हमारा बनता है वो बनता है किस बात को लेके, कि भाई किसी पर्सन की पर्सनैलिटी ना, उसका उसके उसकी सुंदरता, दूसरा उसका नेचर, और तीसरी उसकी सौम्यता, कामनेस। जो ये बंगाली स्त्री, इसमें तीनों चीजें, बंगाली स्त्री सुंदर भी है, विद्वान मतलब आर्ग्यू करने में भी अच्छी है, ठीक है, साथ में क्या है बहुत काम भी है। उसका ये कहना कि अच्छा छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो, तो उसके स्वभाव से, उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके स्वभाव से
जो उमा है वो कहीं ना कहीं इंप्रेस हो गई और जिस वजह से उसके मन में मोहिनी सी छा गई थी। वो कह रही कि इतनी मोहिनी छा गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं वहां पर हूं भी और नहीं भी, यानी कि मैं बस, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खो गई खुद में। ठीक है। और कह रही हुआ वही कि मैं वहां नहीं रुक सकी और वापस आ गई। मां स्वप्न से जागकर, अब जब ये पूरी कहानी चल रही है तो मां खो गई है, मां किसी सपने में चली गई है। होता है दिखाते हैं फिल्मों में कि कोई कहानी बोल रहा है, दूसरा पर्सन खो जाता है, तो मां खो गई है। तो मां बोलती है तो तुम चली आई? उमा बोलती है हाँ। मां गंभीर स्वर में कहती है, उमा पर तुम वहां हो तो आई? अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो, और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूं, उसकी सूरत को भी तरसती हूं। अब उसकी का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए, उसकी का मतलब कौन होगा? बिल्कुल सही, अविनाश। तो मां कह रही है मैं उसकी सूरत को तरसती हूं, मैं अविनाश की सूरत को तरसती हूं। कैसी उल्टी बात है, कह रही तुम भी होकर आ गई, अतुल भी होकर आ गया, तुम तो निर्मम हो, यानी तुम लोग तो निर्मम हो, तुम्हारे अंदर मोह ममता नहीं है, तब भी तुम उनसे मिलकर आ गए। पर मैं जो मोह ममता में फंसी हुई हूं, उसको, सूरत को तरस रही हूं, और मैं उसको नहीं देख पा रही हूं, कैसी उल्टी बात है। यानी जाना तो मुझे चाहिए था भाई, मोह ममता तो मुझे है तुमसे ज्यादा, और तुम लोग निर्मम हो, तुम हो आए, मैं होकर नहीं आई, कैसी उल्टी बात है। तब उमा क्षमा के स्वर में कहती है, थोड़ा वो जरा सॉरी के वे में कहती है, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे, हम तो, माँ बीच में ही बात काट देती है। और अब जो ये लाइन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो। माँ कहती है, माँ बीच में टोककर कहती है, कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। अब माँ यहाँ पे थोड़ी फिलोसफी में चली गई, एक्चुअल में मानी गई है फिलोसफी में, जो राइटर है वो अपनी फिलोसफी दिखा रहा है, वो विद्युत तो दिखाना चाहता है, इसलिए कि माँ के माध्यम से वो पंक्ति कहता है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। चेतन मतलब क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। अचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उससे ज्यादा पावरफुल क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। सब कॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड पे क्या करता है? काम करता रहता है, जिसके बारे में पता भी नहीं चलता, और वो हमें ऐसे घुमाता है, ऐसी कमांड देता है कि हम ना चाहते हुए भी उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो माँ वही कह रही है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। भाई तुम होशावास में नहीं गए, तुम चाहे किसी और कारण से गए, परंतु उसकी असली पावर क्या थी? अचेतन शक्ति। क्योंकि अचेतन शक्ति में क्या होता है? आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन होता है। आगे बोलती है, इसीलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। समझे? यानी कि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अट्रैक्ट हो रहा था तुम्हारे भाई के लिए, तो उसकी बंगाली स्त्री के लिए, है ना, मिलने के लिए। इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला कि तुम कॉन्शियस माइंड में गए हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल था कि उसने अट्रैक्ट किया और तुम सब खींचे चले आए। अब चाहे जो सबकॉन्शियस माइंड में उनके प्रति प्रेम था, चाहे घृणा थी, नफरत थी, सबकॉन्शियस माइंड में चाहे उनके प्रति तुम्हारा प्रेम रहा हो, चाहे नफरत रही हो, इसमें से जो भी कारण रहा हो, परंतु असली बात किसकी हो जाएगी? रक्त के खिंचाव की। अब रक्त के खिंचाव का मतलब क्या है? बताओ क्या होगा रक्त के खिंचाव का मतलब? तुम भाई क्या हो? तुम संबंधी हो, है ना, भाई हो तुम, तो क्या होगा? हम्म बिल्कुल सही। भाई रक्त के खिंचाव है, तुम संबंधी हो, वो उसका भाई है, तो तुम क्या हो गई? चले गए उनके पास मिलने के लिए, चाहे ऑफिस का कारण हो, चाहे तुम लड़ने गई हो। फिर आगे बोलती है, काश, काश मैं निर्मम हो सकती, काश मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता, मैं अपने बेटे से ना बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। देखो, यहाँ वो कह रही है कि काश, अब वो पहले तो बता दिया उसने कि भाई सबकॉन्शियस माइंड है, चेतन से अचेतन ज्यादा शक्तिशाली होता है, अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम खींचे चले आए,
असल बात रक्त के खिंचाव की थी, यानी तुम क्या हो, अब आप में संबंधी हो, इसीलिए तुम मिलने चले गए किसी भी कारण से। अब वो अफसोस कर रही है कि काश यार ऐसा होता ना कि मैं निर्मम होती, मेरे अंदर प्रेम ही ना होता, तो मैं अपने बेटे को याद ना करती, परेशान ना होती। काश मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, क्योंकि उनके संस्कार ये कहते थे कि भाई कोई भी जो व्यक्ति है, परिवार का सदस्य है, वो अपने ही जाति की, अपने ही धर्म की लड़की से विवाह करेगा। यही उनकी जो संस्कार है वो बताते थे। और उनकी दास्ता, उनकी गुलामी में कौन थी? माँ थी। तो कह रही काश मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती, कि मुझे फर्क ना पड़ता कि संस्कार मेरे क्या कहते हैं, तो अपने बेटे से दूर ना हो पाती, मुझे दुख ना होता। आगे कहती है कि ऐसा हो पाता तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता। होता है ना बेटा, जब भी कुछ गड़बड़ होती है ना, घर वाले क्या बोलते हैं? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो कुल मतलब परिवार, धर्म मतलब धर्म, और जाति मतलब जाति। ये तीन चीजें जो हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारा समाज बनाते हैं। और समाज के साथ साथ क्या करती है ये? क्या करते हैं? ये समाज के साथ साथ हमारे संस्कार बनाती है। तो वही कह रही है कि भाई अगर ऐसा हो पाता तो कुल का, जाति का, धर्म का भूत मुझे तंग ना करता, कि हे, तेरे धर्म में ऐसा हो गया, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया तेरे बेटे ने। अरे कुल की मर्यादा का तो सोचते, बेटा घर में रखा है, घर से निकालो उसे। जाति के लोग बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे बेटे ने अलग जाति में शादी कर ली, हुक्का पानी बंद करो इनका, घर से निकालो इन्हें, घर से निकालो बेटे को, वरना तुम्हें हम अपने जाति से बेदखल करते हैं। तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता, और मैं अपने बेटे से ना बिछुड़ती। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो माँ है वो अफसोस कर रही है। और ये पैराग्राफ इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। और पाठ का नाम क्या है? संस्कार और भावना, है ना? तो उसका एक सार सा निकल के ये आ रहा है, यहीं से इस कहानी का क्या बना है? नाम बना है। तो इसीलिए पैराग्राफ क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक दो बार पढ़ कर जाना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और तब भी कोई डाउट हो फटाफट से कमेंट सेक्शन पे लिखते चलो, मैं इसकी डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो उमा जो है वो कहती है आगे, यह बड़े भैया ने कहा था। क्या कहा था? संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। तो माँ कहती है हाँ हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी कि बेटा मेरी मेरी प्रेम की दुहाई है, मत जा। पर वह सदा यही कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। अब ये भी देख लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो। आप बोलोगे सर आप सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल रहे हो। पर क्या करें बेटा, ये हैं तो इन्हें हम लिख रहे हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, हम चूक नहीं करना चाहेंगे। तो कहती है कि भाई अविनाश कहता था कि बच्चों का पालन पोषण करना माँ बाप का नैतिक दायित्व कर्तव्य है, उन्हें ये काम करना चाहिए। वे किसी पर एहसान नहीं करते, यानी माँ बाप बच्चों को पालकर किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है। नैतिक कर्तव्य मतलब मॉरल ड्यूटी है उनकी, बच्चों को पालना। वो किसी पे एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्र का, इस देश का ऋण चुका रहे हैं। भाई इस देश, ये देश से हमें खाना मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। तो जो हमारे बच्चे हैं वही क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा। और ये जब सब काम करेंगे तो देश इससे आगे बढ़ेगा, और देश का जो ऋण था वो चुकता होगा। तो इसी को कहते हैं राष्ट्र ऋण। तो उनका बेटा कहता है अविनाश कि माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है बच्चों को पालना, वो किसी पे एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं, और वे ऋण मुक्त हो यही उनका परितोष है। परितोष मतलब संतोष होना चाहिए, कि बस वो ऋण से मुक्त हो जाएं। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। अब इससे अधिक मोह है, तो इससे अधिक क्या है? पाप है। भाई परीक्षाओं में आ गया, पंक्ति आ गई है पूरी, यहां पर आ गया, बताओ भाई क्या कह रहे हैं? कि इससे अधिक मोह है, इससे अधिक पाप है। तो इससे अधिक मोह का मतलब क्या है? यानी बेटा जीवन में आगे बढ़े और देश के काम आए। बाकी ये सोचना कि मेरा बेटा मेरी देखभाल करेगा, मेरे कहे हुए पे चलेगा, मुझे खुश रखेगा, मेरी बात सुनेगा, ये सब क्या है? यही है इससे अधिक। ठीक है, इससे अधिक में यही आता है कि उनका जो बेटा है वो उनकी बातें सुने, उनका ध्यान रखे, उनकी सेवा करे। यही क्या है? अधिक है। और यही क्या है? मोह है, लालच है। और इसीलिए ये क्या है? पाप है। ऐसी सोच किसकी? अविनाश की सोच है। देखो अविनाश की सोच को आप गौर करोगे ना, तो बड़ी सैद्धांतिक सी सोच वाला व्यक्ति है।
सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, ये देश दुनिया इनके बारे में बात करता है, फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, इसीलिए इसकी माँ जो है वो कहती है ना कि इनका बाप भी ऐसे था निर्मम, ये भी ऐसे ही है निर्मम। तो यही बात यहाँ पे निकल कर आती है और इस स्टेटमेंट से ये पक्की भी हो जाती है। पर माँ कहती है, पर मैं क्या करूं, जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूं। आतुर मतलब एक्साइटेड। मैं क्या करूं, जो इससे ज्यादा है मैं उसी को पाना चाहती हूँ। और मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। और बिल्कुल बात भी सही है भाई, मैं ही क्या बोलूं, जितने माता पिता इस दुनिया के सब यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूं कि उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं। डाकिन किसके लिए कह रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो। बहुत बढ़िया। जो डाकिन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है किसके लिए? बंगाली स्त्री के लिए। किसके लिए बेटा? बंगाली स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है डाकिन शब्द का प्रयोग। यानी लिटरली वो सभ्य भाषा में उसे गाली दे रही है कि भाई उस डाकिन ने, उस डायन ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, पर वो सोचती भी है, पर वास्तव में रियलिटी क्या है, दोष उसका नहीं है। यानी उस बंगाली स्त्री का दोष नहीं है, मेरे बच्चा ही ऐसा है मेरा। उमा कहती है, माताजी लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तभी क्या होता है, अतुल का प्रवेश होता है। स्वस्थ युवक है, सांवला रंग है, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता है। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है और सदा की तरह वह क्या है, लड़का शांत है। फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखता है, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अतुल कहता है, क्या बन रहा है माता जी? अब ये अतुल जो है ना, ये वास्तव में इंडियन बच्चा है। हम जब भी कहीं से आएंगे, घर के अंदर घुसेंगे, हमारे दो ही चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कि माँ, मम्मी, कोई मतलब नहीं है, बस मम्मी। हाँ ठीक है, क्या हो गया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा, क्या बना है, क्या बना है, खाने में क्या बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो अतुल है वो आके बैठता है, क्या बोलता है, क्या बन रहा है माता जी। जो माँ है वो उसकी बात को अनसुना कर देती है और बोलती है, तूने सुना? अतुल कहता है, क्या? मां बोलती है, अविनाश बहुत बीमार था। स्वर भीग जाता है, यानी कि उनके आवाज में क्या है, रोना झलकता है। अतुल जूता खोलते खोलते कहता है, हाँ उन्हें हैजा हो गया था। मां कहती है, तू जानता है? अतुल कहता है, हाँ। मां कहती है, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल कहता है, तुमसे कहता? क्यों? मां कह रही, क्यों क्या, मैं उसकी मां नहीं थी? अतुल मुस्कुराता है, कहता है, हंसता नहीं, मुस्कुराता है हल्का सा। अरे माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती, क्या उसके पास जाती? माँ सहसा यानी अचानक जवाब नहीं देती। अतुल फिर कहता है, अतुल कहता है, माँ मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं, जिन बच्चों को याद नहीं होता किसका स्टेटमेंट क्या था, अतुल को थोड़ा समझते हैं। देखो, बहुएं सास से बहस नहीं कर सकती, ना ऊंची आवाज में बात कर सकती है। बच्चे ये जो बात कर लेते हैं, थोड़ा आर्ग्यू कर लेते हैं। अतुल उनका बेटा है, तो उसने आर्ग्यू कर लिया उनसे। तो जहां भी आ रहा है कि तुम क्या करती वहां जाके, तुमने करना क्या था, तुम कर सकती तो ये करती, ये सब बातें कौन कह रहा है डायरेक्ट वे में? अतुल कह रहा है। डायरेक्ट वे में अतुल कह रहा है। और अविनाश ने सिर्फ एक ही बात कही थी माँ से कि भाई क्या है, कि भाई बच्चे का पालन पोषण करना क्या है, माँ बाप का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है। और इस तरह से वो राष्ट्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो यही एक स्टेटमेंट है जो अविनाश ने किससे कहा है, माँ से कहा है। बाकी सारे स्टेटमेंट ऐसे वाले अतुल के रहेंगे। अविनाश माफ कर, हाँ, अविनाश ने कहा है, बाकी सारे स्टेटमेंट अतुल के रहेंगे जो आप देख रहे हैं सामने। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे अतुल कहता है, मैं जानता हूं तुम वहां नहीं जा सकोगी, जाने से भी क्या होता, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है, बेकार है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। निर्मम मतलब प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा देखो यहां पर क्या चल रहा है, माँ कह रही है इन ये दोनों निर्मम है, ये कह रहे हैं माँ निर्मम है। छोड़ो, हम घर का मामला है, हम क्या करें इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो माँ है, माँ बीच में रोककर कहती है, मैं निर्मम हूं? अतुल कहता है, निर्मम ही नहीं, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में है ही नहीं माँ। अब जो यहाँ पे जो माइंड गेम खेल रहा है, वो कह रहा है माँ तुम कायर हो, प्रोवोक कर रहा है, माँ तुम कायर हो,
तुम कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती, कि शायद क्या पता माँ कुछ कर जाए। अतुल कहता है कि निर्मम नहीं, कायर भी हो। अरे तुम कायर हो माँ। कायर कैसे? क्योंकि जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, इसीलिए तुम क्या हो, कायर हो। उमा फिर प्रवेश करती है, जैसा आप देख सकते हैं चित्र में। उमा फिर प्रवेश करती है, उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है और कहती है, उमा कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल कहता है, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम ही नहीं था, इसलिए नहीं गया। अब उमा और मां एक साथ कहते हैं, आप भी नहीं गए, तू भी नहीं गया। अतुल कहता है, जाकर क्या करता। उमा विद्रुप से कहती है, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पिसीजता। अब यहां पर यह नहीं है कि भाई मर गया उसका, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। यहां पर इसका मतलब यह है कि भाई क्या है, तुम्हारा मरणासन है, ऑलमोस्ट मरने की कगार पर है, तब भी तुम्हारा हृदय नहीं पसीज रहा, तुम्हारा दिल नहीं पसीजता, दिल घबराता नहीं है कि भाई, दिल दुखता नहीं कि भाई अरे हाय मेरा भाई, दया नहीं आती तुम्हें। ये कौन कह रहा है? उमा कह रही है। अतुल कहता है शांत स्वर में। अच्छा, अतुल के बारे में याद रखना, अतुल का चरित्र आएगा तो ये जरूर लिखना कि क्या है, वो शांत स्वभाव का है। किस स्वभाव का है वो? शांत स्वभाव का है। तो अतुल कहता है, उमा यदि तुम भाई साहब को जानती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या, मेरे डॉक्टर को भी वो अपने पास नहीं आने देते। उमा कहती है, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे वो कुछ कहने वाली होती है, तभी अतुल उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह पानी ले आओ। शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर कहता है, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का कोई नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि भाई उसने जब मां को छोड़ दिया तो कौन है उसका? भाभी ही है, उनसे बड़ा उसके लिए कोई है नहीं। इसीलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना ही है। यानी कि जब तक भाभी है तब तक उनके लिए कुछ करने का अधिकार ना तो हमें है ना किसी और को है, ना था और ना है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है, त्रस्त मतलब दुखी हो गई, वो भी निकल गई पतली गली पकड़ के। मां भी उठती है, नौकर पानी ले आया। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है, कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार खुलता है, मिश्रानी प्रवेश करती है। अब मिश्रानी कौन है? ये है रॉकी एजेंट, एलआईयू की एजेंट। ये घरों में काम करती है, वहां की गुप्त सूचनाएं लेकर आती है हमारे किसके पास? माता जी के पास। तो मिश्रानी प्रवेश करती है, प्रौढ़ा है, प्रौढ़ा यानी कि एजेड है, बहुत ज्यादा एजेड नहीं है, मां से कम है उसकी एज, और एक फटी ऊनी चादर ओढ़े है, सिमटी सी अतुल की ओर देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता, क्या देखना, रोज का काम है इनका। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है, शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है, यानी कि शाम का समय हो गया है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, यानी कि शाम हो रही है और वो क्या है, इस धरती पर आ रही है थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी मां कमरे से बाहर आती है और अब वह उद्विग्न हो गई है। मां, मिश्रानी ने कुछ ऐसी बात कह दी मां को कि मां बाहर आती है और बहुत परेशान सी है, उसके पैर डगमगा रहे हैं, कांप रहे हैं पैर, और वाणी रुध रही है, आवाज क्या हो रही है, चौक हो रही है उसकी। मां कहती है, अतुल, अतुल, अतुल तूने और सुना? अतुल कहता है, क्या मां? मां कहती है, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं। अतुल कहता है, हाँ सुना तो है। अब ये अलग आइटम है अतुल, इसको सब पता है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे, ये तो प्रॉपर्टी के चक्कर में होगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अतुल है वो कहता है, हाँ सुना है। उमा का प्रवेश होता है। उमा कहती है, क्या सुना है? अतुल कहता है, यही सुना है कि भाभी मरणासन है। अब मरणासन का मतलब समझना, मरणासन मतलब मरा नहीं है, मरने की स्थिति पर है। उमा चकित हो जाती है, कहती है, क्या? मां कहती है, तो तुझे भी पता है? अतुल कहता है, हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाई ने भैया को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं। अब इसको समझना, इस लाइन का मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि भाभी ने दिन रात सेवा करके भाई को तो बचा लिया, पर भाई बीमार था, बच गया, परंतु भाई के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्या कर सके, कि वो भाभी को सेवा पानी कर सके, उनको दवा दे सके, उनके कार्य कर सके। तो इसलिए वो कहता है कि परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। मां कहती, मां अनसुना करके, अब मां कुछ नहीं सुन रही है, मां ने अनसुना कर दिया, क्योंकि मां का दिमाग एक तरफ चल रहा है अपने बेटे के लिए। तो मां बोलती है, अतुल,
अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल कहता है, हाँ सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को, कि क्या हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं ये। उमा कहती है, आप क्या कह रहे हैं, आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल उसी तरह शांत है, कहता है, कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वो जो कहते हैं करना जानते हैं। ये वही बात आ गई ना, जो मैं कहता हूँ डेफिनेटली करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं करना जानते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। भाई के पास पैसा नहीं है, परंतु कभी किसी से वो सहायता नहीं मांगेगा। वह फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। वो ऐसे फौलाद लोहे के समान है जो टूट जाएगा वक्त की थपेड़े खा खा कर परेशानियों से, परंतु झुकेगा नहीं। उमा कांप जाती है। अब सबको डर लग रहा है ना कि क्या हो सकता है, वो भविष्य की चीजों को सोच रहे हैं। तो उमा कांप कर कहती है, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अब अतुल गंभीर होता है। देखो यहां पर गंभीर हुआ है लड़का। वो कहता है, भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? अतुल अब सहसा कांप कर, अब देखो अतुल कांप गया भाई इस पंक्ति में। जिसको फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर अतुल भी कांप गया। वो कह रहा है, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा मां आगे बढ़ जाती है। अब मां कहती है, लेकिन मुझे तो है, मैं तो सोच सकती हूं। अतुल उसी तरह कहता है, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है मां, पर तुम सोचो तो कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकता। अब देखो अतुल ने क्या गेम खेल दिया। अतुल ने कहा, मां अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है, पर अगर तुम सोच लो कि तुम्हें भैया को घर लेकर आना है, तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। संस्कारों की जो बेड़ियों में बंधी हुई है उन्हें तोड़ दो। मां उद्विग्न होकर बेचैन होकर कहती है, तो 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 मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है, वो रोने लग जाती है। उमा है, उमा चकित दुखी सी आती है, माता जी कहती है। उमा कहती है, हाँ बेटी, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर में, माता जी आप क्या कह रही हैं? अतुल गंभीर स्वर में कहता है, मां तुम इतना जानती हो? मां कहती है, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूं, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज के साथ उमा अतुल एक साथ बोलते हैं, मां। मां उसी तरह, अतुल, अतुल इसीलिए कहती हूं, एक बार तू मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं तो मां हूं, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूंगी। उमा हर्ष से कांप उठती है, उसी तरह अतुल उसी तरह गंभीर है। उमा कहती है, मां तुम कितनी अच्छी हो मां। अतुल गंभीर होकर कहता है, अभी चलो मां, पर चलने से पहले, परले हो गया यहाँ पे, इसे पहले कर लेना। वो कहता है, पर चलने से पहले एक बात सोच लो, ला सकी तो जाना। वो कह रहा है कि पहले सी बात सोच लो कि यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकती, तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। कि मां तुम जा तो रही हो, पर अगर तुम भाभी को उस नीच, यहां लिखा हुआ है ना ये पंक्ति, ये रिमाइंडर की तरह लेके चलना इसे, कि उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकती, तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। मां अपेक्षाकृत शांत है। वो कहती है, जानती हूं अतुल, इसीलिए तो जा रही हूं। अब अतुल हर्षित होकर खुश हो गया है, कहता है, ऐसी बात है तो चलो मां, अभी चलो। पुकारता है, राम सिंह, राम सिंह, टांगा लाओ, अभी इसी वक्त। और उमा, तुम भी चलो, शीघ्र चलो। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंखें भर आई हैं, वो भी खुश हो गया आज उसका भाई आ रहा है घर। मां और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। उमा कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी भी कारण से हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसका मुख प्रकाश से मुखरित होता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया। यहीं पर पर्दा गिर जाता है। तो ये थी बेटा आपके सामने संस्कार और भावना की कथा, जिसे थोड़ा मैंने स्पीड में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को साथ में टिक करते हुए बताया है। इसे पढ़िएगा, कोई डाउट होगा उसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्या, हम आप सब पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये एक आपके लिए तैयारी का एक माध्यम की तरह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपके शिक्षकगण ने जैसा आपको पढ़ाया होगा वो चीज रिकॉल आपको होनी चाहिए, अभ्यास आपको करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटा। और आपको जो भी, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए,
थोड़ा सा जरा तेज हो गया, थोड़ा इजी करो इसे, थोड़ा स्लो करो इसे, या कुछ भी ऐड ऑन करना है मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये अभी मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद जल्द से जल्द आपके लिए दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। इस तरह से एकांकी संचय के 3 मुख्य चैप्टर जिनके आने के चांसेस 98% होंगे, 2% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 98% रहेंगे, उनको हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद उनके चयचित्र हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम साथ में लेकर चलेंगे। उसके बाद साहित्य सागर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम आगे लेकर चलेंगे, उनको मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप कहेंगे तो आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको पत्र लेखन में आपको बता दिया है, कोटेशंस के बारे में बताऊंगा, कोटेशंस कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखनी चाहिए और क्या क्या कोटेशंस हो सकती है, और किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर काउंसिल आपसे मांगता है। लास्ट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, पत्र पत्र की वीडियो में, कि भाई किस तरह से पत्र वो चाहते हैं लिखें, और यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद करो।